हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस अकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे की एनालिसिस हम कर रहे हैं और अभी तक 4 चैप्टर जो है हमने कंप्लीट किए हैं। आज ये जो लेक्चर रहेगा वो चैप्टर नंबर 5 यानी कि प्राइस मूवमेंट और फूड मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। प्राइस मूवमेंट में जनरली आप समझिए कि इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों को जो है वो आइडिया दिया जाता है, और फूड मैनेजमेंट में जनरली आप लोगों को जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके बारे में हल्का सा आइडिया दिया जाता है। हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चन तो खैर आप लोगों के एग्जामिनेशन में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी एक हल्का सा आइडिया जो है आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में जो है इस चैप्टर में लगता है। तो इस चैप्टर में क्या कुछ हमने देखना है उसकी चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम लोग पहले कुछ इंडाइसिस की बात करेंगे जिनको यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए, और फिर ग्लोबल इंडिया और हिमाचल प्रदेश का जो ट्रेंड है इन्फ्लेशन का उसको देखा जाएगा। और उसके बाद जो है एक CPIC जो कंबाइन होती है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कंबाइन इन्फ्लेशन जो है नॉर्दर्न स्टेट में, उसको आप लोगों के सामने रखा जाएगा। और फिर PDS और स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया आपको दिया जाता है। तो बिल्कुल ब्रीफ जो है इस चैप्टर को हम देखेंगे, और वैसे भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर से आप लोगों को जानने की उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है एक तो प्राइस डायनामिक्स के ऊपर, यानी कि प्राइस कैसे जो है वो फ्लक्चुएट करता है, कब फ्लक्चुएट करता है, अप्स एंड डाउन जो भी हैं इन्फ्लेशन के बारे में, यानी कि जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है उसके बारे में बताता है। उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश की इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री है उसके बारे में हम लोगों को बताता है। और उसके अलावा जो रोल है यहाँ पे वेलफेयर मैकेनिज्म का, लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि हम लोगों को एक इनसाइट जो है वो प्रोवाइड कराता है। देखिए इस चैप्टर में ये जो 3 चीज़ें हैं ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो क्या कुछ जो है आपके इस चैप्टर में आप लोगों को दिया गया है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंडाइसिस के बारे में बता देता हूं कि इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंडाइसिस यूज़ किए जाते हैं, और उन्हीं का जो है जनरली आगे जिक्र आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन के अंदर, उनको मेज़र करने के लिए अलग अलग टूल यूज़ किए जाते हैं, जिनमें एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, देन उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक कंबाइंड होता है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल होता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन होता है, यानी कि CPIC, CPIR और CPIU इसको जनरली कहते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPIIW होता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबरर जो होती है उनमें किस तरह की अप्स एंड डाउन्स चले हैं उनको मेजर करने के लिए बात की जाती है। और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबरर जो होते हैं उनका एक इंडाइसिस होता है, जिससे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि कैसे अप्स एंड डाउन जो हैं इन पर्टिकुलर रीजन्स में या फिर किसी एक सेक्टर में जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इन सभी में से ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है इसको कंपाइल किया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ जो हमारा इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं उनके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। वहीं अगर आप CPI चाहे वो फिर अब कंबाइन है, रूरल है या फिर यू कैन से अर्बन है, इनको कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहीं जब आप इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं और उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल लेबरर की बात करते हैं, देन रूरल लेबरर की बात करते हैं, तो ये कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। ये जो टेबल है ये याद रखिएगा, प्री में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है कुछ एक जो ग्लोबल इंडिया और हिमाचल का ट्रेंड है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रेंड की बात करते हैं जो 2023 से 25 के बीच में आप लोगों को बताया गया है, तो उसमें कहा गया है कि अगर आप 2023 से ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है इट बिगन टू डिक्लाइन स्टेडीली अक्रॉस ऑल द रीजन। चाहे फिर आप यू कैन से यूरोप की बात कर लीजिए, चाहे आप G20 की बात कर लीजिए, G7 की बात कर लीजिए, उन सभी में ये माना जा रहा है कि 2023 के बाद अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक डिक्लाइन हमें मिला है। इस चैप्टर में कहा गया है कि डिक्लाइन जो है वो मेनली हुआ है, एक तो सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने काफ़ी टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है उनको यू कैन से अडॉप्ट किया है, यानी कि एक हायर इंटरेस्ट रेट जो है उन्होंने किया जिसकी वजह से ये गिरा। उसके साथ साथ कमोडिटी प्राइजेज जो हैं जैसे ऑयल एंड फूड वो भी एक तरह से दे स्टार्ट फॉलिंग, इसलिए भी यहाँ पे आपको एक जनरली आप देखें तो एक डिक्लाइन ट्रेंड जो है वो देखने को मिला। और दूसरा जो सप्लाई चेन नॉर्मलाइज हुई अर्लियर डिसरप्शन के बाद, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है स्टेडली अक्रॉस ऑल द रीजन्स। इसके बारे में आपको ये बताया गया है। इसके लिए अगर आप
जो इमेज है या फिर जो टेबल है उसको देखना चाहें तो फिगर 5.1 है और इसमें अलग अलग रीजन के बारे में जो है आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, तो यस यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो है यूज़ किए गए हैं। दैट एमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी, यूरोप है, G20 है, G7 है और वर्ल्ड है। तो अगर आप वर्ल्ड को ओवरऑल देखेंगे तो इसका जो यू कैन से इन्फ्लेशन है वो 3.5 बताया जा रहा है और बाकी का नवंबर 2025 तक जो है वो आप डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी 3.9, 3.4, 2.8 एंड 2.5 जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रेंड जो है अक्रॉस द रीजन वो जनरली आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आगे अगर हम बात करें तो भारत के बारे में जो है वो इन्फ्लेशन ट्रेंड जो है वो जनरली दिखाया गया है और इसमें जान लेते हैं कि क्या कुछ जो है आपको देखने को मिला। राइट, अगर आप भारत के केस में देखेंगे फ्रेंड्स तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यू कैन से एक टेबल जो है मैं दिखा देता हूं। उस टेबल के आधार पे ही जो है वो सारा का सारा जो कंटेंट है वो जनरली लिखा गया है। अगर आप जनरल इन्फ्लेशन की बात करते हैं भारत में तो देखो क्या ट्रेंड जो है वो जनरली आपको बताया गया है। तो एक तो मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं ऑल इंडिया में तो ये 2025-26 में जो है 0.13 जो है वो जनरली यहाँ पे परसेंट के तौर पे जो है वो जनरली बताया जा रहा है। राइट, और इसी के बारे में जो है आपको बताया गया है कि 2019-20 में जो ये 1.7 होता था और 21-22 में जो है ये 13% हो गया और 23-24 में एक शार्प डिक्लाइन जो है हम लोगों को इसमें देखने को मिला -0.7% का और ये जो है अभी 2025-26 में 0.13 के पास बताया जा रहा है। वैसे ही सेम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है रूरल की बात करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन ट्रेंड जो है वो 1.33 का है और वहीं अगर आप अर्बन की बात करते हैं तो 2.16 का दिखाया जा रहा है और अगर आप कंबाइंड की बात करते हैं तो इट इज़ 1.71 और उसके बाद अगर आप इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं तो इट इज़ 2.8 और वहीं अगर आप फूड प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये आपको -1.6% जो है 2025-26 में बताया जा रहा है। अब इस टेबल को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है हम लोगों को कहा गया है इस टेबल के आधार पे। तो अगर आप इस टेबल की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो ये क्या कहता है, ये टेबल आपको बता रहा है कि द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इन द इंडिया जो है इट रिमेन्ड लो एंड स्टेबल ड्यूरिंग द 2019 और 20, यानी कि 19-20 में अगर आप देखेंगे तो ये लो था और स्टेबल था और 2020-21 में भी ये ट्रेंड आपको मिला। फिर उसके बाद 2021-22 में जो है ये 13% के आसपास जो है ये सर्ज हुआ, शार्पली जो है वो इंक्रीज हुआ और ये हुआ इसलिए था बिकॉज जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस है वो एक शॉक में उस जनरली आपको देखने को मिला और एक सप्लाई डिसरप्शन जो है हुआ जिसकी वजह से ये देखने को मिला। फिर उसके बाद ये कहता है कि जो होलसेल इन्फ्लेशन थी वो डिक्लाइन हुई सिग्निफिकेंटली और इट टर्न नेगेटिव, दैट इज -0.7% रही 2023-24 में, जिसका मतलब ये है इसने रिफ्लेक्ट किया कि जो इनपुट कॉस्ट है उसमें ईजीनेस हमें देखने को मिली और एक फेवरेबल बेस इफेक्ट जो है वो बना जिसकी वजह से क्या हुआ ये डिक्रीज हुआ। यानी कि ये कहा गया होलसेल प्राइस यू कैन से होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में। फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन के बारे में जो है आप लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 6.6% था 2022-23 में, जिसका ये मतलब था कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइस प्रेशर जो है कंज्यूमर लेवल के ऊपर जो है हम लोगों को देखने को मिला। फिर ये ग्रेजुअली जो है वो मॉडरेट हुआ, 4.6% आया 2024-25 में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे जो मॉनेटरी है उसको टाइटनिंग किया गया और सप्लाई साइड जो है उसमें भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ। फ्रेंड्स, ये कहता है कि जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन था वो फर्दर डिक्लाइन हुआ 1.71% इन द 2025-2026, यानी कि इसका ये मतलब है ये शो करता है कि यहाँ पे हमारे पास एक इम्प्रूव्ड प्राइस स्टेबिलिटी जो है उसको ये शो करता है। ओवरऑल पिक्चर की अगर बात करेंगे इन दोनों के लिए तो ये कहता है कि इंडिया एक्सपीरियंस अ वेरी डाइवर्जेंस यू कैन से एक्सपीरियंस अ डाइवर्जेंस बिटवीन द वोलाटाइल होलसेल इन्फ्लेशन एंड रिलेटिवली स्टिकी कंज्यूमर इन्फ्लेशन। और ये कहता है कि 2025-26 में दोनों ही, चाहे आप WPI की बात करो चाहे आप CPI की बात करो, दे मूव्ड टुवर्ड द लोअर एंड मोर स्टेबल। तो वो उस टेबल से जो है ये मेजरमेंट जो है पूरा का पूरा जो है वो आप लोगों के लिए लिया गया है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन जो है इस टेबल के आधार पे जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यू कैन से नेक्स्ट अगर बात करें तो रूरल की बात करते हैं यहाँ पे, तो WPI और CPI के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लोगों को बताया गया है कि जो रूरल इन्फ्लेशन है इट रिमेन्ड
कंसिस्टेंटली हायर देन द अर्बन इन्फ्लेशन, यानी कि उस टेबल से जो है यहाँ पे एनालिसिस लिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि जो रूरल इन्फ्लेशन है वो जनरली हायर रहेगी अर्बन इन्फ्लेशन से मोस्ट ऑफ द ईयर्स में, और रही है, ऐसा ये बता रहा है। इसका मतलब अगर ये ज़्यादा है तो ये हम लोगों को बताता है कि देयर इज रिफ्लेक्टिंग अ वेरी ग्रेटर सेंसिटिविटी टू द फूड एंड फ्यूल प्राइसेस इन द रूरल कंजप्शन पैटर्न। इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस है ये हम लोगों को हाईलाइट करता है कि जो रूरल हाउस होल्ड है दे आर मोर अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस, राइट। वहीं अगर आप CPI IW की बात करें, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें, तो इसमें भी एक नोटिसिएबल फ्लक्चुएशन जो है ओवर द टाइम हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि डिक्लाइन हुआ है 3.3% इन द 2024, और ये इंडिकेट करता है देयर आर सम रिलीफ इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। उसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भी हम लोगों को एक साफ फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिला ड्यू टू द सप्लाई डिसरप्शंस, और इसमें यह कहा गया कि जो फूड इन्फ्लेशन है इट रिमेन्ड वेरी हाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, बट ये कहता है कि उसके बाद अगर आप देखें तो ये डिक्लाइन हुआ सिग्निफिकेंटली आफ्टरवर्ड, और ये आप देखें तो ये नेगेटिव भी हो गया, दैट इज द -1.6% इन द 2025 और 6, जिसका ये मतलब हुआ कि एक सब्सटेंशियल फॉल जो है वो हम लोगों को फूड प्राइसेस में यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो ये कहता है कि जो डाटा जो है ये रिफ्लेक्ट करता है देयर इज अ वेरी ब्रॉड बेस्ड डिसइन्फ्लेशन ट्रेंड इन रिसेंट ईयर्स, और जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है इट हैज ग्रेजुअली मूव्ड क्लोजर टू द मीडियम टर्म टारगेट, और सुजेस्टिंग द इम्प्रूव्ड प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो ये पूरा का पूरा जो है वो इंडिया के इन्फ्लेशन के बारे में जो है एक ओवरव्यू जो है वो आप लोगों को एक्चुअली में देता है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे भारत के बाद अगर आप हिमाचल की बात करते हैं तो ये वो टेबल है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसी में ये सारा का सारा डाटा दिया हुआ है, उसी के आधार पे जो है वो एक्चुअली में आपको बताया है। वहीं अगर आप हिमाचल प्रदेश में इस ट्रेंड की बात करें तो इस ट्रेंड में आने से पहले जो पिक्चर है वो ये है आपके सामने, जिसमें आप देखें CPI IW है, CPI रूरल है, CPI अर्बन है और CPI C यानी कि कंबाइन जो है ये तीनों ही आप लोगों को दी गई हैं। इन तीनों में अगर आप देखें तो दिसंबर के बारे में जो है आपने ध्यान रखना है, दिसंबर 2025 में 1.3, और यहाँ पे रूरल में देखें तो 1.26, अर्बन में 0.37 और CPI कंबाइन जो है 1.9 जो है वो जनरली यहाँ पे शोकेस जो है वो किया गया है, यानी कि ईयर ऑफ ईयर इन्फ्लेशन का ये ट्रेंड जो है वो जनरली रहा है। तो ये जैन 25 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच का जो है वो जनरली आप लोगों को एक इन्फ्लेशन ट्रेंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में बताया गया है। इन सभी पिक्चर्स को देखने के बाद जो है हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्या ट्रेंड जो है वो हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस करता है इन्फ्लेशन के मामले में। ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं 2025 के आसपास, तो 2025 में हम लोगों को एक शिफ्ट मिलता है फ्रॉम द हाई प्राइसेस प्रेशर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर टू द मॉडरेट इन द लेटर मंथ, यानी कि ईयर के अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो एक हाई प्रेशर जो था वो जनरली यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होता दिखता है, लेकिन बाद में जो है ये मॉडरेट हो गया। वहीं ये कहता है कि जो CPI IW है वो कंसिस्टेंटली हायर है, दोनों ही रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन की जब आप बात करते हैं, और उसके साथ साथ हायर है ये जब आप रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उनसे ज़्यादा ही आपको ये मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एक ग्रेट इन्फ्लेक्शनरी प्रेशर जो है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है इंडस्ट्रियल वर्कर हाउस होल्ड के ऊपर जो है हम लोगों को हमारे इस राज्य में दिखता हुआ नजर आता है। वहीं आप रूरल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये जनरली हायर है अर्बन इन्फ्लेशन से। इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज अ डिफरेंस इन द कंजप्शन पैटर्न एंड द प्राइस ट्रांसमिशन बिटवीन द रीजन्स। ये कहता है कि सितंबर 2025 के बाद इन्फ्लेशन जो था वो डिक्लाइन हुआ सिग्निफिकेंटली अक्रॉस ऑल द CPI कैटेगरीज, और अर्बन इन्फ्लेशन के बारे में ये कहता है इट ड्रॉप्ड शार्पली एंड रीच्ड नियर जीरो लेवल ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर। वहीं CPI कंबाइंड के लिए ये कहता है इट ऑल्सो शो अ वेरी स्टेडी डिक्लाइन फॉलिंग 1% बाय द दिसंबर 2025। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये कहता है कि ये जो गैप है बिटवीन द रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन ये नैरो हुआ है, विद टाइम ये कम हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रीजनल डिफरेंसेस हैं वो थोड़े से कम यहाँ पे होते हुए दिखे हैं। ओवरऑल ये पिक्चर आपको देता है कि इन्फ्लेशन फॉलो अ कूलिंग ट्रेंड लीडिंग टू वेरी मोर स्टेबल प्राइसेस एनवायरनमेंट इन द हिमाचल प्रदेश बाय द एंड ऑफ 2025, यानी कि 2025 के एंड तक जो है ये ट्रेंड हम लोगों को हमारे इन्फ्लेशन में जो है वो जनरली देखने को मिला, राइट। तो ये इन्फ्लेशन ट्रेंड जो है वो हल्का सा आपको बताया है कि हिमाचल में महंगाई का जो है वो क्या ट्रेंड जो है वो जनरली रहा है, इन्फ्लेशन का जो है वो क्या ट्रेंड जो है वो रहा है।
अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है, इसके बारे में आपको दिया है, इसकी जो इन्फ्लेशन है नॉर्दर्न स्टेट्स के साथ, इसको एक्चुअली में कंपेयर जो है यहाँ पे किया गया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक एल्बो मेथड के थ्रू जो है हम लोग के क्लस्टरिंग की बात करेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को आपके इस चैप्टर में बताया गया है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये कहता है कि जो CPIC इन्फ्लेशन होती है, इट इज़ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, जो यहाँ पे यू कैन से अगर प्राइस स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं या फिर ओवरऑल जो इकोनॉमिक वेलबींग जो होता है लोगों का, जब आप उसकी बात करते हैं तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है CPIC। ये हेल्प करता है हम लोगों को टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द प्राइसेस चेंज अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स एंड द टाइम पीरियड, यानी कि अलग अलग रीजन्स में और अलग अलग समय में कैसे जो प्राइस है वो चेंज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में हम लोगों को ये मदद करता है। उसके साथ साथ स्टडिंग द सीजनल ट्रेंड, और जब हम इस सीजनल ट्रेंड को जो है स्टडी करते हैं तो ये अलाउ करता है हमारे पॉलिसी मेकर्स को टू आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ द हायर और लो इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर। उसके साथ साथ ये जो रीजनल एनालिसिस होती है स्टूडेंट्स, ये हेल्प करती है कंपेयर द इन्फ्लेशन बिहेवियर अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट इन द नॉर्दर्न इंडिया। इसका मतलब यह है कि इस CPIC में आप देखेंगे तो हम लोग यूज़ करते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग जो है, इसको यूज़ किया जाता है, और ये मदद करता है हम लोगों को टू ग्रुप द स्टेट्स विद सिमिलर इन्फ्लेशन। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस मेथड के थ्रू अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताता है कि ये जो के मीन्स क्लस्टरिंग मेथड होता है, जिसको हम जनरली एल्बो मेथड के थ्रू यूज़ करते हैं, इस मेथड में अगर आप देखें तो दिस मेथड ऑल्सो आइडेंटिफाई द डिफरेंट सीजनल इन्फ्लेशन रिजीम, राइट, कि क्या सीजनल इन्फ्लेशन रिजीम रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कौन से पीरियड में जनरली रहा है, और ये हम लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है फॉर द बोथ टेम्पोरल एंड स्पेटियल इन्फ्लेशन ट्रेंड, यानी कि ओवर द टाइम जो है वो क्या ट्रेंड रहा है और उसके साथ साथ किस किस रीजन में कैसा ट्रेंड रहा है, इन दोनों के बारे में ही हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में जो है वो मदद करता है ये मेथड। इसी मेथड के थ्रू जो है आप लोगों को कुछ पिक्चर जो है यहाँ पे दी गई हैं, उन पिक्चर्स के थ्रू जो है आप लोगों को ये समझना है। इसका मतलब देखो, के मीन्स क्लस्टरिंग का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा एनालिसिस है, इट्स अ डाटा एनालिसिस टूल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसी जो आइटम्स होती हैं उनको अलग से क्लस्टर जो है हम उनका बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सेम पैटर्न की जो आइटम्स होती हैं वो एक ग्रुप में आ जाती हैं, राइट, और उस ग्रुप को स्टडी करके जो है हम लोग फिर अलग अलग रीजन्स में किस तरह का ट्रेंड रहा है इन्फ्लेशन का, उसको जनरली स्टडी किया जाता है। इसमें हम लोग एल्बो मेथड का यूज होते हैं, जिसमें एल्बो पॉइंट जो है वो जनरली यूज किया जाता है, और इस एल्बो मेथड को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ क्लस्टर जो है उन आइटम्स का बनाते हैं। और जनरली जब आप नॉर्दर्न स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसमें K3 जो ये दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 क्लस्टर जो है वो जनरली क्या रहेंगे, एक मीनिंगफुल क्लस्टर जो है वो यहाँ पे रहेंगे, यानी कि 3 क्लस्टर जो है उन आइटम्स को जब एक साथ किया गया तो उसमें 3 क्लस्टर की बात जो है यहाँ पे की गई। इसका मतलब ये है कि और 3 क्लस्टर जो है, अब 3 क्लस्टर बनाए गए नॉर्दर्न स्टेट्स के, और इन 3 क्लस्टर्स को जो है जनरली 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया, यानी कि मंथ और स्टेट में। ये जो मंथ है ये हम लोगों को ये बताता था कि सीजनल इन्फ्लेशन कैसी है उन रीजन्स में, और स्टेट्स में जनरली ये उन स्टेट्स को ग्रुप करता है जिनमें हम लोगों को एक सिमिलर सा ट्रेंड जो है वो इस इन्फ्लेशन में देखने को मिलता है। तो इसी में आप लोगों को क्लस्टरिंग ऑफ मंथ के तौर पे जो है 3 क्लस्टर मिलेंगे, और ऐसे ही आप लोगों को क्लस्टरिंग ऑफ स्टेट के तौर पे जो है वो 3 क्लस्टर मिलेंगे। तो एक में हमें ये बता रहे हैं कि वो कौन कौन से महीने होते हैं जिन महीने में जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कौन सी इन्फ्लेशन को जो है वो जनरली यहाँ पे एक्सपीरियंस करती हैं, यानी कि हाई, मॉडरेट और लो जो है वो कब होती है। और स्टेट्स में हमें ये बताता है कि वो कौन सी स्टेट हैं जो एक जैसा ट्रेंड जो है वो जनरली देती हैं, तो जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं फिर वो मदद करते हैं, एक्चुअली हेल्प होती है उनको टू आइडेंटिफाई द प्राइस ट्रेंड ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज और द स्टेट्स। तो इसमें 3 क्लस्टर आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल मई जून और अगस्त, और जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब इन क्लस्टर्स में अगर आप देखेंगे तो एक में हाई CPI मंथ मिलेगा, एक में मॉडरेट है और एक में लो है। इसी चीज को जो है आप लोगों को फिर यहाँ पे इस टेबल में एक्सप्लेन किया गया है। ये कहता है दैट मंथ आर ग्रुप्ड इनटू द 3 क्लस्टर्स बेस्ड ऑन द CPI पैटर्न, रिवीलिंग अ क्लियर सीजनल इन्फ्लेशन रिजीम अक्रॉस द नॉर्दर्न स्टेट एंड ऑल इंडिया। ये कहता है कि जनवरी रिकॉर्ड अ हाई इन्फ्लेशन विद हरियाणा एट 5.10%, उत्तराखंड एट 4.90% एंड ऑल इंडिया एट 4.26%, which continue through February and March due to the post-harvest demand and winter supply pressure. फिर कहता है कि इन्फ्लेशन बिगेन टू मॉडरेट इन द अप्रैल एंड मई
although Punjab peak at the 5.21% in the May, indicating a regional spike. जून और अगस्त को इसने कहा कि इट मार्क अ ट्रांजिशनल फेज विद ऑल इंडिया सीपीआई डिक्लाइन हुआ 2.10% का जून में और 2.7% का यू कैन से अगस्त में, शोइंग वेरी इजी प्राइस प्रेशर। तो ये हम लोगों को जो है एक तरह से आप कहेंगे तो पूरा जो यू कैन से एक सीजनल इन्फ्लेशन रिजीम है उसके बारे में हम लोगों को ये ट्रेंड जो है वो जनरली ये जो मेथड है वो हम लोगों को बताता है। फिर ये कहता है कि द शार्पेस्ट डिक्लाइन अकर फ्रॉम सितंबर एंड नवंबर विद यूपी जो है उत्तर प्रदेश जो है -1.71%, राजस्थान जो है -0.87% जो है अक्टूबर में जो है वो शोकेस करता है, और ऑल इंडिया का जो सीपीआई है वो फॉल होता है 0.25% में, और दिसंबर जो है इट शो अ माइल्ड रिकवरी विद ऑल इंडिया सीपीआई राइजिंग टू 1.33%। यानी कि जब आप इस पूरे ट्रेंड को देखते हैं तो ये आप लोगों को ये बताता है कि ट्रेंड रिफ्लेक्ट द अर्ली ईयर जो है वो हाई इन्फ्लेशन के हैं, मिड ईयर जो है वो मॉडरेट के हैं, और लेटर ईयर जो है वहां पे डिस इन्फ्लेशन जो है वो जनरली हम लोगों को देखने को मिलती है, और इसको ड्राइव किया जाता है बाय द सीजनल डिमांड सप्लाई जो डायनामिक्स है और रीजनल जो कंजप्शन पैटर्न है उसके द्वारा जो है ड्राइव किया जाता है। तो यस, ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड है जो हम लोगों को सीजनल इन्फ्लेशन रिजीम के बारे में बताता है उसके बारे में आप लोगों को आइडिया दिया गया है। वहीं जब आप अकॉर्डिंग टू द स्टेट बात करते हैं तो क्लस्टरिंग ऑफ स्टेट में अगर आप देखेंगे तो अगेन मैंने आपको यही बताया कि स्टेट को क्लस्टर किया जाता है फिर उन स्टेट्स में जो एक सिमिलर सा ट्रेंड जो है वो जनरली शोकेस करते हैं। तो 3 क्लस्टर आपको मिलेंगे, जैसे क्लस्टर 2 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर आपको मिलता है जिसमें हाई सीपीआई जो है अर्ली मंथ में आपको एक्सपीरियंस होती है। उत्तराखंड, हरियाणा जो है इसमें एक बैलेंस्ड इन्फ्लेशन ट्रेंड है, और राजस्थान, यूपी में अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस्ड और लेटर ईयर जो है यू कैन से इट दे एक्सपीरियंस द लेटर ईयर डिफ्लेशन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। इस टेबल को जो है जनरली फिर एक्सप्लेन किया गया है आप लोगों के लिए, और इसमें यह कहा गया है कि द सीपीआई बेस्ड क्लस्टरिंग आइडेंटिफाई 3 डिस्टिंक्ट इन्फ्लेशन पैटर्न अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट, और उसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर शो द कंसिस्टेंटली हाई अर्ली ईयर इन्फ्लेशन विद रेट्स अराउंड 4.19%, 4.28% एंड 4.87%। पंजाब पीक एट 5.21% इन द May, while Jammu and Kashmir maintain elevated inflation throughout the year ending at the 2.26%. Uttarakhand, Haryana display a very balanced inflation trend starting high which is 4.90% and the 5.10% in the January and gradually decline to the 0.74 and the -0.10% by the December. वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है they experience a very sharp late year deflation indicating very strong seasonal cooling effect. Uttar Pradesh dropped from the 4.59% in the January to the -1.71% in the October, while Rajasthan declined from 3.86% to the -0.87% during the same period. इसका मतलब ओवरऑल क्लस्टरिंग की जब आप बात करते हैं यू कैन से स्टेट के अकॉर्डिंग, तो द क्लस्टरिंग हाईलाइट वेरी डाइवर्स इन्फ्लेशन डायनामिक्स। इसका मतलब विद सम स्टेट फेसिंग द परसिस्टेंट इन्फ्लेशन एंड अदर एक्सपीरियंस द डिफ्लेशन। These differences suggest the need for the regional specific policy responses to manage the inflation effectively. अब इस चीज को अगर आप ओवरऑल पिक्चर में देखेंगे तो ओवरऑल कंपैरेटिव इनसाइट क्या है हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, ये कहता है कि जब आप नदर्न स्टेट को ओवरऑल चाहे आप मंथ के अकॉर्डिंग या फिर सीजन या फिर स्टेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, चाहे आप सीजनल इन्फ्लेशन रिजीम की बात करें या फिर स्टेट्स के अकॉर्डिंग की बात करें, तो के क्लस्टरिंग के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश एग्जिबिट अ स्टेबल एंड रेजिलियंट इन्फ्लेशन प्रोफाइल with inflation remaining positive, moderate and less volatile compared to the other northern state। तो ये अब आपको इन्फ्लेशन ट्रेंड बता रहा है हिमाचल का। अगेन ये कहता है हिमाचल प्रदेश ऑक्युपाई अ वेरी मिडिल पोजीशन जिसमें आपको लो इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिलेगा दैन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, बट देर इज अ ग्रेटर स्टेबिलिटी दैन डिफ्लेशन प्रॉन स्टेट लाइक यूपी एंड राजस्थान। ये कहता है कि जैसे पंजाब और जम्मू कश्मीर जो है एक लो इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो फेस करते हैं, और उसके साथ साथ जो यूपी और राजस्थान जो है जहां डिफ्लेशन तक हो जाती है, हिमाचल में ऐसा नहीं है, एक मिडिल पाथ जो है वो जनरली बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो अवॉइड करता है दोनों ही एक्सट्रीम इन्फ्लेशन और शार्प डिफ्लेशन को। इसका मतलब एक बैलेंस प्राइस एनवायरनमेंट जो है वो आज भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। स्टेट का जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है ये रिफ्लेक्ट करता है अंडरलाइंग द वेरी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इन इट्स इकोनॉमी, जबकि ऐसा भी है कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग जो है बहुत जरूरी है टू प्रिवेंट द स्पॉइल ओवर इफेक्ट फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट एक्सपीरियंसिंग हाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो ये पूरा ओवरऑल जो है पिक्चर आपको फिर हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है वो जनरली दिया गया है।
फ्रेंड्स अब ये तो हो गया प्राइस फ्लक्चुएशंस। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जनरली अब किस तरह से जो है मैनेज किया जाता है, अगर फ्लाइट इन्फ्लेशन होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर किस तरह से जो पीडीएस सिस्टम है या जो हमारे पास यहाँ पे सिविल सप्लाई जो कॉरपोरेशंस है वो किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं और मेंटेन करती है कि जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट ना हो, सो दैट एक बैलेंस जो है इस इन्फ्लेशन में बना रहे। द टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और द की कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी इन द हिमाचल प्रदेश। ये इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल कॉमोडिटी, चाहे बीट है, आटा है, राइस है, शुगर है, टू द पॉपुलेशन। ये जो कॉमोडिटी है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू द वेरी वाइड नेटवर्क 5300 यू कैन से 99 या फिर 5389 फ्री फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं, राशन की जो शॉप्स होती हैं अक्रॉस द स्टेट, उनके द्वारा इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो बेनिफिशियरी जो क्लासेस होती हैं, फैमिलीज होती हैं, उनको जनरली दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। जो बेनिफिशियरी फैमिलीज हैं उनको दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। पहली वो कैटेगरी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आती है, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना और जो भी पुअर होते हैं, और दूसरा जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड। उसके अलावा दूसरी फैमिलीज आती हैं जो एपीएल होते हैं, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं, या वो जो एनएफएसए में नहीं आते। अब इन सबको क्या किया जाता है, एक फेयर प्राइस के ऊपर जो है इन कॉमोडिटी को दिया जाता है, ताकि ये जो एसेंशियल कॉमोडिटी हैं इनकी सप्लाई डिसरप्ट ना हो सके, या फिर जब इन्फ्लेशन अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो यहाँ पे एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे और बैलेंस जो है वो बना रहे। फ्रेंड्स उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो यू कैन से इसी पीडीएस के थ्रू आप देखेंगे तो टोटल राशन कार्ड, ये थोड़ा फिगर याद रख लीजिएगा, 19,59,499, और पॉपुलेशन जो है वो जनरली आप देखेंगे तो 69,84,754 इतने लोगों को राशन कार्ड जो है वो जनरली यू कैन से पॉपुलेशन जो है इतनी कवर की जाई है, और टोटल राशन कार्ड जो है वो जनरली आपको देखने को इतनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं, और ये टोटल राशन कार्ड हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है जनरली आप लोगों को थोड़ा सा बताया गया है जो हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है उसके बारे में बताया गया है कि 6 सितंबर 1980 को ये बनाया गया था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू स्ट्रेंथ द सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी इन द हिमाचल प्रदेश। कॉरपोरेशन इंश्योर करती है कि देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी, चाहे फिर वो बीट है, राइस है, आटा है, शुगर है, पल्सिस है, एडिबल ऑयल्स है, फ्यूल्स है, मेडिसिन हैं, और ये सप्लाई करती है दोनों ही कंट्रोल्ड और नॉन कंट्रोल्ड आइटम्स को रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर। राइट, गवर्नमेंट को सप्लाई करती है फूड सिक्योरिटी जो है ट्राइबल और इनएक्सेसिबल एरियाज में, उसको मेंटेन करती है। मेडिसिन शॉप्स हैं इसकी, पैडी और बीट प्रोक्योरमेंट जो है किसानों से वो जनरली जो है यहाँ पे की जाती हैं, चाहे फिर वो मेज़ हो, राइट, और मेज़ प्रोक्योरमेंट भी ऑब्वियसली यहाँ पे किसानों से इसके द्वारा जो है वो किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल खरीफ मार्केटिंग सीजन में अगर आप देखें तो 217 जो है मैट्रिक टन ऑफ मेज जो है प्रोक्योर किया गया है। अब उसको जो है 1 किलो की पैकेजिंग के साथ जो है वो जनरली भेजा जाता है विद द हिम भोग ब्रांड के नाम से। सेम इज हैपन फॉर द वीट, 212 मैट्रिक टन जो है इन्होंने प्रोक्योर किया और उसको यहाँ पे सेल किया जाता है हिम भोग आटा और हिम भोग दलिया के ब्रांड के नाम से। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये है चैप्टर नंबर 5, जिसमें जनरली आप लोगों को एक तो आपने इंडाइसिस को ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं, और उसके साथ साथ ग्लोबल और इंडिया और हिमाचल का इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या है, और उसके अलावा जो है नदर्न स्टेट में खासकर जो के क्लस्टरिंग और एल्बो पॉइंट जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं उसके द्वारा क्या ट्रेंड जो है हम लोगों को इन्फ्लेशन का देखने को मिलता है नदर्न में, और उसके साथ कैसे हिमाचल प्रदेश जो है आज भी एक स्टेबल एनवायरनमेंट लेके जो है वो चला हुआ है, उसके बारे में आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। तो जल्द मुलाकात होगी हमारी चैप्टर नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।